नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद शो भारत की बात। आज मेरे पास राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी ने राजस्थान में अपना सीएम फेस पक्का कर लिया है। यह लीडर कौन हो सकता है, इसके बारे में मेरे पास पुख्ता खबर है। आज पार्टी के एक बेहद जिम्मेदार नेता से मेरी फोन पर बात हुई। दिल्ली और जयपुर दोनों जगह बीजेपी की राजनीति में उनका बड़ा रुतबा है। उन्होंने यह बताया कि पार्टी जल्द ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम घोषित भी कर सकती है। जी हां, और यह लीडर कोई और नहीं, वसुंधरा राजे हो सकती हैं। इस खबर ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की अब तक की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग थी। पार्टी किसी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही थी। यह तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है। जी हां, सवाल यह कि वसुंधरा को लेकर बीजेपी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। सवाल नंबर 2, आखिर बीजेपी को राजस्थान में अपनी रणनीति में बदलाव क्यों करना पड़ा। सवाल नंबर 3, राजस्थान में वसुंधरा बीजेपी के लिए जरूरी है या उसके लिए मजबूरी है। ये तमाम सवाल रह रहकर उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां करीब 1 महीने पहले बीजेपी ने, जी हां, एक सर्वे करवाया। जाहिर है सर्वे सीक्रेट था, तो इसकी रिपोर्ट भी सीक्रेट ही रखी गई। यह रिपोर्ट खुली पार्टी के चंद बड़े नेताओं के बीच। सवाल है कि इसमें क्या था। मुझे बताया गया कि इसमें राजस्थान में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं का पूरा हिसाब था। जी हां, रिपोर्ट में लिखा था कि बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस से आगे चल रही है, लेकिन यह भी बताया गया कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी मामूली अंतर से आगे है। जी हां, इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात थी, जिसे देखकर बीजेपी राजस्थान के इलेक्शन स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करने और उसमें बड़े बदलाव के लिए सोचने लगी। आखिर वो कौन सी बात थी, यह जानना भी बेहद जरूरी है। जी हां, पड़ताल में यह बात सामने आई कि अगर वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। यानी वसुंधरा को फेस बनाने पर वोट के मामले में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली पहुंची, इसका असर दिखने लगा, और असर भी ऐसा जो बीजेपी पिछले सीएम फेस के तौर पर किसी को एक्सेप्ट करने से बच रही थी, वो अब मॉडल के तौर पर वसुंधरा का नाम ले रही है। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने। तो इन दोनों भाषणों को आपने गौर से सुना। बीजेपी में अमित शाह जैसे दिग्गज अगर कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है, असर होता है। चंद दिन पहले तक सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाले अमित शाह अगर आज वसुंधरा सरकार की चर्चा कर रहे हैं तो समझिए कि यह उसी रिपोर्ट का असर है जिसका जिक्र अभी हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 सीट ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1% से कम था, और 10 सीट ऐसी थी जहां 2% से भी कम वोट से हार जीत का फैसला हो गया, और 15 सीट ऐसी थी जहां 3% से भी कम वोट से हार जीत हो गई। ऐसे में जहां पर इतना कम मार्जिन हो, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को लगा कि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यह कुल मिलाकर 38 सीटें हो, यानी 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में करीब करीब हर 5वीं सीट पर जीत हार का फैसला बेहद कम मार्जिन से
होता है। और राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, वहां 38 सीटें बेहद अहम है। इसलिए बीजेपी को अब राजस्थान में वसुंधरा की अहमियत का अंदाजा होने लगा है। हम जिस रिपोर्ट का जिक्र बार बार कर रहे हैं, यह उसी का नतीजा है कि बीजेपी वसुंधरा को बैक सीट से फ्रंट सीट पर लाने को तैयार नजर आने लगी है। जी हां, वसुंधरा जी को जो महत्व मिलना चाहिए चुनावी संग्राम में, जैसे नेतृत्व का जो भाजपा का नेतृत्व है राज्य का, उसमें ऐसा लगता है कि वसुंधरा जी का एक बहुत बड़ा खेल होने वाला, उनका एक बड़ा योगदान होगा। किसी न किसी स्तर पर उनकी बात मानी जाएगी और पूरा राजस्थान ऐसा लगता है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में ही भाजपा जो है चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा को लेकर बीजेपी लीडरशिप के हृदय परिवर्तन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी के प्लान में वसुंधरा के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। कुछ वक्त पहले तक वसुंधरा अगस्त से करीब करीब साइडलाइन लग रही थी। यह बात जयपुर में हुए घटनाक्रम से समझी जा सकती है। बीजेपी ने 17 अगस्त को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 कमेटियां बनाई। जी हां, चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को सौंपी गई। पार्टी के 21 नेताओं को इसका मेंबर बनाया गया। स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी की कमान अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इसमें 25 सदस्य शामिल किए गए, लेकिन वसुंधरा का नाम इसमें नहीं था। वसुंधरा को इन दोनों कमेटियों में जगह नहीं दी गई। अमन पार्टी अपने दिग्गज नेताओं के लिए टिकट का ऐलान पहली लिस्ट में करती है। वसुंधरा को टिकट के लिए दूसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ा। जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई तो उसमें भी वसुंधरा को 24वें नंबर पर रखा गया। रही बात समर्थकों की, तो उनके 10 समर्थकों के टिकट काट दिए गए। इनमें उनके करीबी यूनुस खान भी हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं। तो ये तमाम बातें, तमाम डॉट्स ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से वसुंधरा को साइडलाइन किया गया था, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आगे बढ़ते हैं। मतलब यह है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हर तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं कि वसुंधरा का गेम ओवर हो चुका है, ऐसा माना जा रहा था। वसुंधरा खुद भी इसी तरह के मैसेज दे रही थी, लेकिन अचानक उनका अंदाजे बयां भी बदल गया। बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ, तो कहीं रिटायरमेंट की बात मत अपने ध्यान में रखना। पार्टी और राजनीति को लेकर वसुंधरा के बनते बिगड़ते मूड की वजह क्या है, इसका संकेत जयपुर में 27 सितंबर को मिला। उस दिन जयपुर में शाम 7 बजे से रात के 2 बजे तक एक मीटिंग हुई। इसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे। इन दोनों नेताओं के अलावा पार्टी के दूसरे दिग्गज भी थे, लेकिन वसुंधरा नहीं थी। उनकी नाराजगी के चर्चे चल ही रहे थे, इसलिए तरह तरह की अटकलें भी लग रही थी। लेकिन वसुंधरा अचानक वहां पर पहुंची। वो बैठक में सिर्फ 15 मिनट रही और मुस्कुराती हुई चली गई। वसुंधरा के करीबी बताते हैं कि उसी मीटिंग के बाद महारानी को भरोसा हो गया था कि पार्टी ने भले ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया, पर अंत में बाजी उनके पक्ष में ही जा सकती है। इस भरोसे की वजह क्या थी, अब मैं आपको एक एक कर वो भी बताता हूं। जी हां, देखिए, वसुंधरा की अगर बात की जाए तो वो पॉपुलर लीडर है। पॉपुलरिटी के मामले में सबसे आगे है। महिला, राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट पर उनकी पकड़ है। बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण और बनिया वोटर का भी समर्थन हासिल है। 70 साल के वसुंधरा राजे के पास सियासत का लंबा अनुभव है। अमित शाह वसुंधरा के शासन को मॉडल के तौर पर अब पेश भी कर रहे हैं रैलियों के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राजस्थान की 200 में से 60 यानी करीब 1/3 सीटों पर सीधा असर डाल सकती है। वो राजस्थान की जमीनी स्थिति से भी वाकिफ है। यही कारण है कि बीजेपी राजस्थान जीतने के लिए 5वीं बार वसुंधरा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसकी शुरुआत यानी कोशिश शुरू हो गई है, संकेत मिलना शुरू हो गए। अगर औपचारिक ऐलान नहीं भी होता है, फिर भी यह तय मानिए कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला तो पार्टी वसुंधरा को अनदेखा
नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। इसी बात के संकेत अब रैलियों के जरिए भी मिलने लगे हैं और जो बंद कमरों में जो बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में भी ये संकेत अब मिल रहे हैं। तो बहरहाल ये तो बात हुई राजस्थान की, जहां 2023 की परीक्षा है, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2024 की, मतलब लोकसभा चुनाव की। पिछले कुछ दिनों से चुनावी रैलियों में जो सियासी बयानबाजी हो रही है, उसे मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में हर पार्टी के बड़े नेता का बयान मैंने सुना, उसका जो निचोड़ निकला वो एक ही सेंटर पॉइंट पर पहुंच रहा है। वो सेंटर पॉइंट है जाति। आज जाति वाली सियासत की बात इस वजह से जरूरी है क्योंकि बिहार में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे पहले जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सरकार की तरफ से बताया गया कि रिपोर्ट जो तैयार हुई है उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, यानी रिपोर्ट 99.99% सही है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने जिस तरह से जातीय जनगणना की है उसे कोर्ट ने सही माना है और दावा यह भी हुआ कि गरीबी रेखा से अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं ऊपर उठे हैं तो वो बिहार में ही उठे हैं। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में कही गई। सरकार की तरफ से आया ये बयान सामाजिक सुधार के लक्ष्य को दिखाता है, लेकिन कहानी इससे आगे की है और कहानी यह है कि बिहार की नीतीश सरकार इसी जातीय जनगणना की रिपोर्ट के सहारे 2024 के चुनाव का बड़ा मैदान सजा रही है। जाति इस देश की हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सियासी दलों ने समय समय पर इसे सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी किया। मैंने कई चुनावों में जाति के मुद्दे पर होने वाली राजनीति को करीब से देखा और यह महसूस किया कि 2024 का चुनाव में जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। आपने भी यह जरूर महसूस किया होगा कि ओबीसी को लेकर देश की राजनीति पिछले कुछ दिनों में किस तरह से तेज हो गई है या तेजी से बदल रही है। इसके बदलने के पीछे जो गणित है उसे मैं आपको आज समझाता हूं। जी हां, सबसे पहला और बड़ा पॉइंट, देश में ओबीसी समाज की आबादी 50% से ज्यादा है, जो मैं आपको आंकड़ों के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो 3/4 से ज्यादा सीटों पर इस समाज का असर है, यानी ओबीसी का बड़ा धड़ा जिस पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया उसकी दिल्ली की कुर्सी पर उसका बैठना तय माना जाता है। यह हम आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं। आज जब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई तो मेरे मन में अचानक अमित शाह का बिहार दौरा ताजा हो गया। जी हां, सवाल उठ रहा है, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बना है तो अमित शाह बार बार बिहार क्यों पहुंच रहे हैं। और जब मैंने यूपी से बिहार तक हो रही ओबीसी राजनीति को 2024 के चुनाव से जोड़ा तो बात पूरी तरह साफ हो गई। दरअसल अमित शाह का बिहार दौरा विपक्ष की ओबीसी राजनीति को फेल करने का फॉर्मूला है। जी हां, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह इस साल में कितनी बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। 25 फरवरी को उन्होंने पश्चिमी चंपारण में जनसभा की थी। इसके बाद 2 अप्रैल को गृह मंत्री नवादा पहुंचे। फिर कुछ दिन बाद जून के महीने में 29 तारीख को लखीसराय पहुंचे। इस साल 16 सितंबर को अमित शाह चौथी बार बिहार पहुंचे, जगह थी झंझारपुर। और फिर परसों तारीख 5 नवंबर अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जनसभा की। अब तो माना जा रहा है कि जिस तरह से वो लगातार दौरे कर रहे हैं, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन तब समीकरण बदले हुए थे। उस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार खड़े थे, अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। यह अंतर भी आया है, यानी बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी की राह आसान नहीं है और विरोधी दल दलितों पिछड़ों का राग अलाप कर इस मुश्किल का दायरा बढ़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार कर चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार विपक्ष के जाति वाले दांव को काटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी सियासी बल्लेबाजी राम मंदिर की पिच पर होती है तो कभी गरीब को ही सबसे बड़ी जाति बताकर।
पीएम मोदी विपक्ष के इस दांव को हवा कर देना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए, विपक्ष के जाति वाले दांव के मुकाबले बीजेपी कैसे अपना अलग एजेंडा सेट कर रही है, कौन कैसे बीजेपी की रणनीति के सामने इंडिया गठबंधन के नेता वक्त वक्त पर नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार में जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट नीतीश सरकार ने सार्वजनिक की थी, सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को उसे विधानसभा के पटल पर रखा गया। सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर क्यों लेकर आई, इसकी वजह तब सामने आई जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोलना शुरू किया। हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने पहले तो इस रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया और आखिर में ऐसा दांव चल दिया जो बीजेपी के सामने नई परेशानी के रूप में आ गया है। सीएम नीतीश ने राज्य में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा है। कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। बिहार सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया उसके मुताबिक एससी के लिए फिलहाल 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया जाएगा, एसटी को 1% बढ़ाकर 2% किया जाएगा, ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30 से 43% आरक्षण कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार की रिपोर्ट भले ही राज्य तक सीमित हो, लेकिन इसका सियासी मकसद दिल्ली की तरफ इशारा करता है। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने एक बार फिर जातीय सर्वेक्षण वाला सवाल उछाल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए, तो उन्होंने 3-4 महीना के बाद समय दिया। हम लोग मिले, हम मिल करके सब लोग न गए थे जी, और उस समय जाके उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, और अंत में बाद में वो कहे कि नहीं साहब जो होगा नहीं अभी। तब हम लोगों ने फिर मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हम लोग करेंगे, तो सबकी सहमति हुई। और जनगणना, जाति आधारित जनगणना तो केंद्र का था, तो हम लोगों ने कहा कि जनगणना का तो पावर उनको है, तो हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। ये ऐसा सवाल है जिसकी काट बीजेपी पुख्ता तौर पर अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। जब 2 अक्टूबर को बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में इस पर सियासी पलटवार किया था। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी जानते हैं कि चुनाव में जातियों वाला खेल क्या नतीजा सामने ला सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से वो खुद को ओबीसी बताकर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। आज जब पीएम मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी रैली कर रहे थे, तब भी इसका जिक्र किया। कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। बीजेपी जानती है ओबीसी ही वो वर्ग है जो 2014 के वक्त से ही उसकी सबसे बड़ी सियासी ताकत है, और आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर का दिल जीतने में कांग्रेस बीजेपी से आगे थी। 1996 में बीजेपी को 19% ओबीसी वोटर्स का साथ मिला, तो कांग्रेस को 25%। लेकिन 1999 से बीजेपी के ग्राफ में बढ़ोतरी होती गई, और फिर जैसे ही 2014 का चुनाव आया, बीजेपी एक झटके में कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% ओबीसी वोटर्स ने वोट किया, तो कांग्रेस के समर्थन में सिर्फ 15% ओबीसी वोटर्स ही दिखाई दिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस इस तस्वीर को बदलना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी का हर मंच मचान से ओबीसी समाज के दुख दर्द की किताब खोलना इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सियासी प्रयोग है जो 2019 के मुकाबले बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं, मगर ओबीसी को शक्ति ताकत कभी नहीं देते। तो देखिए किस तरह से ओबीसी वोटर केंद्र बिंदु बन गया है।
अमित शाह को बीजेपी के कुनबे में सियासी चाणक्य कहा जाता है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर अमित शाह ने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो वो इसे अंजाम तक जरूर ले जाएंगे। लेकिन पहले आप समझिए, अमित शाह बार बार बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी बिहार में अकेली पड़ गई है। अब लक्ष्य सिर्फ एक है, अकेले दम पर 40 सीटों को अपनी मुट्ठी में रखना। इसे अमित शाह ने एक टास्क के तौर पर लिया है। बिहार की 40 में से 17 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के नजरिए से संवेदनशील है। इसमें झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, किशनगंज है। इसके अलावा कटिहार, पूर्णिया और गया में भी बीजेपी ताकत लगा रही है, जबकि नवादा, वैशाली, सुपौल और मुंगेर ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती है। यही वजह है कि अमित शाह पूरा जोर लगा रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार को करारा जवाब देने के लिए अमित शाह बारी बारी से इन्हीं सीटों का दौरा कर रहे हैं। यानी तस्वीर साफ है, कमजोर सीट की कमान खुद अमित शाह ने संभाली है और जिस जाति वाली रणनीति पर नीतीश कुमार सियासी चाल चल रहे हैं उसमें बीजेपी नई रूपरेखा के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। यह तैयारी क्या है? यह तैयारी है लालू यादव की आरजेडी को प्रमुख रूप से मुस्लिम यादव का समर्थन हासिल हुआ माना जाता है, जबकि नीतीश कुमार की सियासी ताकत कुर्मी कुशवाहा वोटर को माना जाता है। इसकी काट के लिए बीजेपी छोटी छोटी जातियों को साथ लाने की मुहिम में जुटी है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना बीजेपी की इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से ओबीसी केंद्र में है इस वक्त देश की सियासत में, और इसकी वजह भी बताई। दो भाइयों का मिलना वैसे तो आम बात है, लेकिन जब एक भाई राहुल गांधी हो और दूसरा भाई वरुण गांधी, तो यह मुलाकात अहम हो जाती है। दरअसल राहुल गांधी बीते 3 दिनों से केदारनाथ की आध्यात्मिक यात्रा पर थे और संयोग यह था कि आज वरुण गांधी भी केदारनाथ धाम पहुंच गए। दोनों भाई पिछले कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन आज भगवान शिव की शरण में दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। इस मुलाकात में कोई राजनीतिक बात तो नहीं हुई, लेकिन दोनों का मिलना चर्चा में है, क्योंकि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई बार बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। पीलीभीत से दिल्ली तक ऐसी चर्चा है कि वरुण गांधी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जाहिर तौर पर यह फैसला राजनीतिक होगा, लेकिन वरुण ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। और वैसे भी इस खबर में सच्चाई कितनी है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन जब केदारनाथ धाम में इन दो भाइयों की मुलाकात हुई तो मुझे राहुल गांधी का वो बयान याद आ गया जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वरुण गांधी को लेकर दिया था। आप भी उस बयान को सुनिए, क्या कुछ राहुल गांधी ने वरुण गांधी के बारे में कहा था। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इस साल की शुरुआत में जब वरुण गांधी के तेवर बदले थे तो सियासी गलियारों में सवाल उठा था कि क्या वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। यही सवाल राहुल गांधी के सामने भी पहुंचा, लेकिन राहुल ने बिना देर किए उनकी विचारधारा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वरुण की किस विचारधारा से राहुल गांधी को परेशानी है यह आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए बीते एक साल में वो कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। इन नेताओं का नाम जानना भी जरूरी है। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता जगदीश शेट्टार पूर्व सीएम कर्नाटक से हैं। लक्ष्मण सावदी पूर्व डिप्टी सीएम कर्नाटक से। कर्नल सोनाराम चौधरी पूर्व सांसद राजस्थान से आते हैं, ये भी बीजेपी से कांग्रेस में गए। इसके अलावा अगले नाम की अगर बात करें, जी विवेक वेंकट स्वामी पूर्व सांसद तेलंगाना से आते हैं। कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पूर्व सांसद, ये भी तेलंगाना से आते हैं। और दीपक जोशी पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे। कैलाश जोशी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये वो तमाम नाम हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, लेकिन वरुण गांधी से राहुल गांधी ने जिस तरह की बात उनके लिए कही वो कई सवाल उठाती है। यानी नेताओं को विचारधारा से राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बात सिर्फ तब अटक जाती है जब जिक्र वरुण गांधी का होता है।
राहुल गांधी वरुण की किस विचारधारा का जिक्र करते हैं, सियासत से संबंध रखने वाले इसे बखूबी जानते हैं, क्योंकि कई बार वरुण गांधी ऐसे बयान दे चुके हैं जो उनकी छवि पर कट्टर हिंदुत्ववादी वाली मुहर लगाते हैं। फिर चाहे 2009 में पीलीभीत में दिया गया उनका बयान हो या फिर महात्मा गांधी की अहिंसावादी वाली टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया, वरुण कई बार चुनावी भाषणों में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी जिक्र कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि राहुल वरुण को गले तो लगा सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर यह रिश्ता किसी मकाम पर पहुंचेगा, यह कहना मुश्किल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।